नमस्कार विद्यार्थियों। आज की जो हमारी चर्चा है उसका विषय है लोकोक्ति एवं मुहावरे, अर्थ, परिभाषा और वाक्यों में प्रयोग। विद्यार्थियों, यह जो विषय है ये एक महत्वपूर्ण विषय है और हर प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण रोल होता है और उसमें अनिवार्य हिंदी के कई भाग होते हैं। लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य विन्यास, संक्षिप्तीकरण, तत्सम, तद्भव, समास, संधि आदि कई सारे प्रकरण होते हैं और परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार ये परीक्षा में आते हैं। आप लोगों को हिंदी ग्रामर पर एक प्रकार से अधिकार करना है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में जो बिंदु है, यहाँ पर हमने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमानुसार जो स्नातक प्रथम वर्ष में जो बिंदु लगा रखे हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बिंदु का जो अर्थ है, जो चर्चा का जो मकसद है, वो न केवल आपके विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित है, बल्कि आप जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो ये जो सामग्री है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इस प्रकार से जो कि उम्मीद करता हूँ। और निश्चित रूप से लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे हमारी जो भाषा है, दैनिक जीवन के उपयोग में ली जाने वाली भाषा है या साहित्यिक भाषा है, उन सभी में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग होता है, सदियों से हो रहा है। इसलिए भाषा का यह एक महत्वपूर्ण अंग है और इनका नित्य प्रयोग होने के कारण हम इनके मूल अर्थ को, जो एक विद्यार्थी को याद होना चाहिए, अनुमानित अर्थ तो हम जानते हैं क्योंकि उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल में परीक्षा में किस प्रकार से आपको सही उत्तर लिखना है उसके लिए जो कि मूल में पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी है, उसका वास्तविक अर्थ जानना ज़रूरी है। इसलिए आज ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकोक्ति एवं मुहावरे का पारिभाषिक अर्थ क्या है और भाषा में, किसी भी भाषा में लोकोक्ति और मुहावरे का क्या महत्व है और लोकोक्ति और मुहावरों में क्या अंतर है। क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे सामान्य से प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मूलभूत अंतर है। तो देखिए, लोकोक्ति एवं मुहावरे का प्रयोग भाषा में ताजगी, रवानगी और अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता लाने के लिए किया जाता है और ये भाषा की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में ताजगी आती है, रवानगी आती है और अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता तो आती ही है, साथ ही साथ उस वक्ता का जो भाषा कौशल है और जो भाषाई ज्ञान कौशल है वह भी अभिव्यक्त होता है और वह जिस बात को कहना चाहता है वह बात भी एक प्रकार से प्रभावशाली तरीके से श्रोता तक पहुंच पाती है। इसलिए लोकोक्ति और मुहावरों का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, वो पूरा अर्थ उसी के अंदर समाहित होता है। वाक्य में प्रयोग करने पर भी लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह लोकोक्ति की एक विशेषता है, विशिष्टता है। लोकोक्तियाँ एक भाषा भाषी की सांस्कृतिक विरासत होती है। वह इतिहास में किन्हीं विशिष्ट घटनाओं और परिस्थितियों से उपजती है, अर्थात निर्मित होती है और बनती है, फिर भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती है
वो सदियों तक भाषा के साथ जीवित रहती है। भाषा भाषी लोग उसका प्रयोग करते हैं। लोकोक्तियाँ समाज का भाषाई इतिहास होती है, क्योंकि वो किसी घटना से जुड़ी हुई होती है। इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन भी किया जा सकता है। लोकोक्तियों का प्रयोग प्रयोक्ता की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सजगता का प्रतीक होता है कि व्यक्ति को अपनी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसका ज्ञान कितना है। जहाँ तक मुहावरे का प्रश्न है, मुहावरे भाषा की लाक्षणिक धरोहर होती है। भाषा की लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग अगर देखा जाए तो वह मुहावरे में देखा जा सकता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिक ताकत होती है। जैसे लक्षणा, व्यंजना और अभिधा होती है, 3 शब्द शक्तियाँ होती है। उसमें जो लक्षणा की जो मारक क्षमता है, अभिव्यक्ति क्षमता है, वो सबसे अधिक होती है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, यानी कि पूर्ण वाक्य नहीं होता। जैसे लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, परंतु मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होता है। वाक्य में प्रयुक्त करने पर मुहावरे में लिंग, वचन, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के कारण परिवर्तन होता है। अपनी बात को वक्र अभिव्यक्ति में कहने की वक्ता की ललक मुहावरों के द्वारा पूरी होती है। क्या होती है? अपनी बातों को वक्र अभिव्यक्ति में, टेढ़ी अभिव्यक्ति में, मारक अभिव्यक्ति में जो कहने की व्यंग्यात्मक जो शैली में कहने की जो ललक होती है वो मुहावरे के माध्यम से ही पूरी होती है। यह ढली ढलाई वक्रताएं हैं। जो वक्रता का मतलब व्यंग्यात्मकता, जो अपने स्थिर अर्थ के बावजूद भी वक्ता के मनोभाव को चमक के साथ प्रस्तुत करती है। वक्ता अपने व्यापक अर्थ को एक मुहावरे में समेटकर संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मुहावरा अपने एक संक्षिप्त कलेवर में बहुत कुछ कह जाता है। जो बात एक पैराग्राफ में कही जाए उसको एक जो मुहावरा है वह एक अर्ध वाक्य में पूरी कर देता है, और मारक क्षमता होती है। श्रोता भी जो कि उसको उसी रूप में ग्रहण करता है। जिस लेखक और वक्ता में मुहावरे की पकड़ जितनी होगी उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही सरस और चुटीली होगी। कहने का तात्पर्य यह कि जो मुहावरे होते हैं वे भाषा को व्यंग्यात्मक बनाने में, भाषा की अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने में, भाषा को सारल्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम कुछ जो चुने हुए मुहावरे हैं उनका अध्ययन करेंगे। चुने हुई जो लोकोक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन के साथ साथ ही उनका वाक्यों में प्रयोग, उनका अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे। देखिए, अंत भला तो सब भला एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और जो अनुभवी लोग हैं वह लोकोक्ति और मुहावरों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है। इसका जो अर्थ होगा अंत भला तो सब भला, इसका जो सटीक अर्थ है वह है अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है। यानी कि किसी काम का अगर अंत अच्छा हो गया, चाहे बीच में या शुरुआत में कई प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन अगर उसका अंत ठीक ठीक हो गया तो फिर सब कुछ सही माना जाता है। तो इसका अर्थ हुआ अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है। वाक्यों में प्रयोग करेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो आपसे पूछा जाता है तो उसका वाक्यों में प्रयोग भी पूछा जाता है। अगर किसी मुहावरे का या लोकोक्ति का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आधा नंबर तो
अर्थ का होगा और आधा नंबर वाक्य में प्रयोग का होगा। हम कई बार अर्थ जानते हैं लेकिन वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते, और कभी वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं तो उसका सही सटीक अर्थ नहीं जो कि लिख सकते। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को याद करने की आवश्यकता है। जैसे इसका अगर हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो देखिए, रामलाल तुम्हें कितना भी परेशान करे पर अंत में तुम्हारा काम तो उन्होंने ही किया, अर्थात अंत भला तो सब भला। दूसरी लोकोक्ति है अक्ल बड़ी की भैंस। एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है जिसका प्रयोग अक्सर हम दैनिक जीवन में करते हैं, यानी कि शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। इसका अर्थ क्या है? शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? देखिए, किसान लोग पहले मेहनत तो खूब करते थे पर अनाज कम पैदा होता था। वहाँ पर उतना जो कि लोगों के पास ज्ञान नहीं था। अब उन्नत बीज और खाद से अच्छी फसल होने लगी है, लेने लगे हैं। सच ही कहा है, अक्ल बड़ी के भैंस। यानी कि जो काम अक्ल से किया जा सकता है वह शारीरिक बल पर संभव नहीं है। अक्ल के माध्यम से बड़े बड़े काम सहज रूप से किए जा सकते हैं। तो देखिए, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। इसी को कहते हैं अक्ल बड़ी की भैंस। आगे देखिए, अकल का अंधा। अक्ल का दुश्मन या महामूर्ख होना, इसी को कहते हैं अक्ल का अंधा। तो वाक्यों में प्रयोग करेंगे, दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। अक्लवान है तो अक्ल के अंधे भी बहुत है। यानी कि किसी भी काम में जो व्यक्ति अक्ल का प्रयोग नहीं करता है और मूर्खतापूर्ण जो कि कार्य करता है तो उसको कहेंगे अक्ल का अंधा। अक्ल होते हुए भी अक्ल का प्रयोग न करना या कि अक्ल का प्रयोग न करना, उसको कहते हैं अक्ल का दुश्मन या कि महामूर्ख। अगला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस प्रकार के की लोकोक्तियाँ आए दिन हम सुनते हैं, प्रयोग में करते हैं, लेकिन कोई हमसे इसका सटीक अर्थ पूछे तो हम सही और समय पर जवाब नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, इसका जो सटीक अर्थ है, समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या है? समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी के लिए कहा गया है, वाक्य में प्रयोग जो कि हम कर सकते हैं कि हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था को सब मिलकर तो बदल सकते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही इसे बदल सकते हो, संभव नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगली जो लोकोक्ति है वह है अटका बनिया देई उधार। इसका अर्थ होगा स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर देता है। जो व्यक्ति अटक जाता है, जो व्यक्ति स्वार्थी है और मजबूर है, तो वह फिर अनचाहा कार्य भी कर देता है। देखिए, वाक्य में प्रयोग देखिए, कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगने तिगुनी मजदूरी पर रख रहा है। क्या करे? अटका बनिया देई उधार। कहने का तात्पर्य, ये एक पहले परंपरा रही होगी, लोगों की धारणा रही होगी कि बनिया कभी किसी को उधार नहीं देता है यूं ही, लेकिन जब वो अटक जाता है तो फिर उसको मजबूरी में देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर वह उधार नहीं देगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी।
ठीक है। इसलिए ये धारणा बनी होगी कि अटका बनिया देई उधार, अर्थात स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है या कर देता है। वाक्य में प्रयोग करेंगे, कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगने तिगुनी मजदूरी पर रख रहा है। क्या करे, अटका बनिया देई उधार। अगली लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका जो अर्थ है वो देखिए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति जिसकी क्षमता कम हो, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है, अर्थात ऊंची ऊंची बातें करता है। इसका अर्थ हुआ। और इसका अगर वाक्यों में प्रयोग करना हो तो हम किस तरह से करेंगे कि गरीबी भोगने के बाद सोहन के पास थोड़ी बहुत संपत्ति क्या इकट्ठी हुई कि बात बात में अपने पेशों का दिखावा करता है। सच ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगला जो वाक्य है देखिए, आंधी पीछे कुत्ता खाए। बहुत ही आम बोलचाल में जो कि यह इस तरह के मुहावरों का प्रयोग होता है। आप लोगों ने भी दैनिक जीवन में अपने परिवार में या कहीं पर भी इस प्रकार की अव्यवस्था के लिए ये कहते सुना होगा कि आंधी पीछे कुत्ता खाए। जिस प्रकार से अगर कोई पीसने वाला है और वह अंधा है कि वो उत्पादन क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या आ रहा है, उसके परिणाम को हर कोई भोगता है। तो देखिए, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अंधी पीछे कुत्ता खाए का तात्पर्य क्या है? मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। और इसका अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो हम कह सकते हैं कि वह कमा तो बहुत रहा है पर इधर उधर के झगड़ों में सारी कमाई वकीलों पर खर्च कर रहा है। सच ही कहा है, अंधी पीछे कुत्ता खाए। आगे दूसरा है, अंधा क्या चाहे दो आंख। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना और उस प्राप्ति के बाद वह संतुष्ट दिखाई दे। जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति होता है, अगर उसे दो आंख मिल जाए तो फिर उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, इसका जो सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा? इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। इसको अगर वाक्य में प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे? वर्षों बेरोजगारी भोगने के बाद एक दिन सुनील को सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिल गया। सुनील की मनेच्छा पूर्ण हुई। यानी अंधा क्या चाहे? दो आंख। अंधे को दो आंख चाहिए, बेरोजगार को केवल रोजगार चाहिए, फिर उसी में उसके सारे स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अंधा क्या चाहे? दो आंख। कि अंधा व्यक्ति केवल दो आंख चाहिए, अंधे व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोकोक्तियाँ हैं। अगली जो लोकोक्ति है उसको हम देखते हैं कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। तो देखिए, गुणों के विपरीत नाम, अर्थात आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम क्या है? नयन सुख, जिसे नेत्रों का सुख प्राप्त हो। अंधा व्यक्ति क्या कभी नेत्रों का सुख प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए नाम में गुणों के साथ मेल नहीं है। यानी कि गुणों के विपरीत नाम होना ही नाम होना। इस जो लोकोक्ति का जो अर्थ है, सटीक अर्थ है, वो ये है कि गुण के विपरीत नाम होना। वाक्य में अगर प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे? पड़ोसी चूहे से भी डरता है लेकिन नाम है बहादुर सिंह। सच है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। अगली जो लोकोक्ति है वह है, अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे।
इसका जो वाक्यांश जो अर्थ है, सटीक अर्थ है, वह है अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। अपात्र व्यक्ति से मदद मांगने में व्यर्थ का परिश्रम आदमी जो कि गंवाता है, तो अंधे के आगे रोवे अपने नैन भी खोवे। यानी कि जिससे मदद मांगी जाए उसे मदद ना मिले, और मदद मांगने में ही हम इतना जो कि समय वेस्ट कर दें, समय गंवा दें कि हमारे लिए वो मदद ही व्यर्थ हो जाए। तो इसका जो सटीक अर्थ है वह है कि अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। उत्तर इसका जो अगर वाक्य में प्रयोग अगर करना है तो हम करेंगे, सुनील की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब है, उससे तुम भी उधार मांगने बार बार घर जाते हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सच है अंधे के आगे रोवे अपने नैन भी खोवे। यानी कि अपना जो मूल जो समय है उसको भी आप खो दोगे। अगली जो लोकोक्ति है वह है अंधों में काना राजा। ऐसी लोकोक्तियों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में हम करते हैं, साहित्यिक स्तर पर तो होता ही है। देखिए इसका जो सटीक अर्थ है वह है कि अज्ञान अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अज्ञानी अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। और वाक्य में प्रयोग अगर इसको हम करना है कि गांव वालों के बीच पटवारी ही परम विद्वान माना जाता है। सच है अंधों में काना राजा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये हमारी चर्चा खत्म होती है। अगली चर्चा है उसमें हम लोकोक्ति और मुहावरे की जो भाग 2 है उसका हम अध्ययन करेंगे। आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।